2 मिनट। हम्म। नमस्कार, मैं मृणाल मिश्रा। मैं सभी को पहले तो बधाई दूंगा आज के इस अवसर पे 3 दिसंबर, जो कि विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारा जीवन शैली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यह जीवन शैली प्लेटफॉर्म पहली बार ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद आप सभी को पता ही है कि लोगों के बीच दिव्यांगों के प्रति जागरूकता फैलाना है। और ये प्लेटफॉर्म वही काम करता है। इस मौके पर, इस शुभ मौके पर जीवन शैली ने ये प्रोग्राम करने का फैसला लिया है। तो आज 3 दिसंबर है, जो कि विश्व दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जो कि WHO, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 से इसकी शुरुआत की। और तब से पूरा विश्व दिव्यांग दिन मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके चैलेंजेस थोड़ा आम लोगों से अलग होते हैं। और वो जो डिसेबल्ड है पूरे वर्ल्ड में, वो आम लोगों के बीच अच्छी तरह से सरवाइव कर सके, और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ बेहतर बना सके। इसके लिए लोगों के बीच अवेयरनेस लाने के लिए WHO ने मतलब ये शुरुआत की है। इसका इसका अगर इतिहास देखा जाए, तो इसकी शुरुआत 20 सितंबर 1959 में, जो कि बेल्जियम इस देश में एक कोयला खदान में एक स्फोट हुआ, बहुत बड़ा स्फोट हुआ। उसमें बहुत से लोग मर गए उस कोयला ब्लास्ट में। अ, और बहुत से लोग अपाहिज हो गए। अपाहिज हो गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। कोई अंधा हो गया, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया कि वहां का जो धुआं था, उससे लोगों की आंखों में प्रॉब्लम्स होने लगी, और उससे वो ब्लाइंड होने हो गए। और जो ब्लास्ट था, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उस ब्लास्ट की वजह से लोग बहरे भी हो गए। लेकिन उस कोयला खदान का यह पॉलिसी थी कि अगर इस यहाँ पे कभी भी कुछ भी इंसिडेंस हो जाए, तो जो जब गुजरेगा, मतलब मर जाएगा, तभी उस इंसान को वो कोयला, मतलब जो खदान का जो कोयला खदान की जो ये थी, जो भी मालकाना थी जिसके पास, वो तभी क्लेम कर सकेगा जब वहां पे कोई गुजर जाएगा। लेकिन ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसमें जो लोग मर गए, उससे ज्यादा लोग अपाहिज हो गए। लोग अपाहिज हो गए, और फिर वो आगे उनकी लाइफ नहीं जी पाया अच्छे तरीके से। उससे ये वहां से ये आंदोलन उठा। ये आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, और तब जाके पूरे विश्व से दिव्यांग लोग, मतलब जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पे अभी मरा, कहीं पे अपंग, पहले तो अपंग करके बोलते थे, लेकिन 2016 एक्ट के तहत भारत ने मतलब उसका नाम बदल के दिव्यांग कर दिया है। तो वहां से ये पूरे विश्व में लोगों के बीच अवेयरनेस आया, और लोगों ने वहां से एकजुट होके वहां से ये आंदोलन चला। और तब जाके ये उन्होंने अपनी मांग रखी, अपनी डिमांड रखी कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो कभी भी डिसेबल्ड लोगों के सर्वाइव में प्रॉब्लम ना आए। तब संयुक्त राष्ट्र, मतलब WHO ने 1983 से लेकर 1992, ये जो दशक था, ये दिव्यांग लोगों के लिए समर्पित कर दिया। और ये पूरा डिकेड उन्होंने दिव्यांग लोगों को समर्पित करके उनके लिए एक अवसर ये किया। और तब से 1900 मतलब 3 दिसंबर 1992 से अभी तक, मतलब ये पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है दिव्यांग दिन। हम सब जानते हैं कि लोग दिव्यांगों के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। हमें सहानुभूति नहीं होना, लोगों की सहानुभूति नहीं होना, हमें हमें एक अवसर होना, हम में भी हुनर है, हमें एक अवसर होना, हमें एक अवसर मिल जाए, तो हम में जो प्रतिभाएं है, उसमें उससे हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। यही इस दिव्यांग दिन का मनाने का एक मकसद है, जो कि जीवन शैली वो मना रही है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी दिव्यांग भाई बहनों, और जो आम लोग हैं, उनके बीच आ, एक अवेयरनेस आए, इसके लिए हम काम करते हैं।
अब जैसे हम पहला तो डर लगता है, जो भी डिसेबल पर्सन होता है उसे बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारा भारत देश, जो कि एक डिसेबल फ्रेंडली देश नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे बाहर निकलने में बहुत चैलेंजेस है। शुरुआत तो देखते हैं कि हम अपने घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं, हमारा घर ही हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, तो हमें उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे हम अगर घर से बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, लोगों को दिखते रहेंगे, तब जाके लोग को पता चलेगा कि नहीं, डिसेबल लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। ना कि उन्हें सिर्फ एक सहानुभूति की जरूरत नहीं, तो उन्हें सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, नहीं तो उनमें भी बहुत प्रतिभाएं हैं। आप सब जानते हैं ऐसे बहुत से डिसेबल पर्सन हैं जो कि जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। देखा जाए तो आपने हेलन किलर का नाम अगर सुना हो, तो वो एक ऐसी डिसेबल पर्सन थी जो कि जन्म से गूंगी, बहरी, अंधी थी। उन्होंने कभी कुछ आवाज नहीं सुना था, कभी कुछ देखा नहीं था, और कभी कुछ बोला भी नहीं था। तभी भी उन्होंने उनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी है कि बहुत बड़ी, उन्होंने पढ़ाई की और उनकी किताबें भी लिखी है उन्होंने। तो आप अगर उनको जा और कुछ बहुत जानना चाहते हो तो उनके बारे में पढ़िएगा। ऐसे भी लोग हैं जो कि हम बोलते हैं कि हमें चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन आप अगर हेलन किलर को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि उनमें उन्होंने कितने चैलेंजेस का सामना किया है, वो भी 1800 के दशक में। तो आ, हमें वो अपने चैलेंजेस को आगे करके हमें ये प्रूव करना है कि हमें अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है। आज का प्रोग्राम का यही मकसद है कि लोगों के बीच, दिव्यांग लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाना और उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रमोट करना। तो यही हमारे जीवन शैली का प्लेटफॉर्म है। आज मैम रूनाल जीवन शैली टीम का एक हिस्सा हूँ, और हमारी जीवन शैली टीम पिछले 1 साल से ये काम कर रही है। आज हमारे बीच बहुत से मतलब लोग जुड़े हैं, जैसे कि पंकज पॉल ये ऐसे पर्सन है जो कि वो खुद डिसेबल पर्सन है, वो पोलियो पर्सन है, जन्म से ही पोलियो पर्सन है। वो भी पोलियो पर्सन है, उनके भाई भी पोलियो पर्सन है। लेकिन उन्होंने अपने डिसेबल को ना देखते हुए उसको फेस किया, उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, अपने डिसेबल को एक्सेप्ट किया, और जो आने वाले चैलेंजेस है उनको चैलेंजेस का स्वीकार कर वो जीवन में आगे बढ़े हैं। उन्होंने पढ़ाई की है, उनका एमए हुआ है, और वो उनके एक फाउंडेशन खुद चलाते हैं। और जहाँ उन्हें वो जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको उनमें उनमें अवेयरनेस लाने के लिए, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। मैं पंकज पॉल को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो अपना परिचय दे, और जो काम वो करते हैं उसके बारे में अपना वो बताए लोगों हमें। तो मैं पंकज पॉल को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज कंटिन्यू पंकज पॉल जी। हाँ, सबको गुड इवनिंग और सबको शुभ संध्याकालीन और मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज पॉल हुआ और मैं बिहार के गया जिला मोड़ा प्रखंड से संबंध रखता हूँ। और मैं शारीरिक रूप से 91% डिसेबल पर्सन हूँ। मेरे बड़े भैया भी इसी प्रकार से सेम, हम दो भाई 91% डिसेबल हैं। और हमारी डिसेबिलिटी जो है वो बचपन से है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी डिसेबिलिटी भी बढ़ रही है। एक डिसेबल पर्सन को चैलेंज होता है जीवन को जीने के लिए। जिस तरह से एक आम आदमी को कितना जरूरत पड़ता है हाथ और हाथ का, और उसे अपना साधारण सा भी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा कमजोरियों का सामना करना है। थोड़ा सा मेरा आवाज ये हो रहा है। तो तमाम जो लिखते हैं समस्याएं हैं, मैंने भी सामना किया। और अभी मेरा उम्र 32 वर्ष है और मेरे बड़े भैया का उम्र 40 वर्ष 40
ईयर्स हो गया है। मैंने 2007 में एक फाउंडेशन का निर्माण इस दिव्यांग कल्याण समिति करके मैंने किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन 2021 में हुआ, और वो एक एनजीओ के तौर पे हमारा मेन हेड ऑफिस जो है मेरा इस संस्थान का बिहार बिहार शरीफ में पड़ता है, और इसका एक और हेड ऑफिस हमारा गया जिला में ही हमारे घर पे ही है। और पोलियो ग्रसित जितने भी भाई बहन हैं, और जैसा कि अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार का दिव्यांगता घोषित किया गया, तो उन तमाम दिव्यांग भाई बहनों का मेंबर मैंने अपने संस्थान में बनाए रखा हूँ। और मैं अपने संस्थान से उनको जो भी सरकार से मिलने वाली लाभ है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, हमारा जो संस्थान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो दिव्यांग जन होते हैं उन्हें बहुत सारे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी नहीं बनवा पाया है। अभी जो हमारे अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिए, सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जिसे हम यूडीआईडी कार्ड बोलते हैं, तो बहुत सारे हमारे दिव्यांग साथी इस कार्ड को नहीं बना पाए, जो कि ये कार्ड हमारे लिए एक आधारभूत है। हर सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए हमें एक कार्ड बनाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे देहात में रहने वाले दिव्यांग साथी, दिव्यांग भाई-बहन नहीं बना पाते हैं। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। करीबन हमारे क्षेत्र में 95% डिसेबल पर्सन को एक कार्ड जारी कर दिया गया है, और उसके बाद बहुत सारे दिव्यांग साथी होते हैं कि ब्लॉक नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि ब्लॉक में एक आरटीपीएस काउंटर होता है, और जो भी हम दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए हैं, उस दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ हमें आधार कार्ड और एक बैंक खाता का चाय पर्ची, उसके बाद 2 फोटो और एक बिहार निःशक्ता पेंशन का फॉर्म भरकर आरटीपीएफ आरटीपीएस ऑफिस में काउंटर पे ऑनलाइन किया जाता है। उसके बाद वीडियो साहब वेरिफिकेशन करके उसे जिला में भेजते हैं, तब जाकर पेंशन हमें मिलता है। जो भी बिहार में पेंशन मिल रही है वो पेंशन हमें मिलता है। उसके बाद हमें एडिप योजना के तहत सरकार से मिलने वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे बहुत सारे दिव्यांग साथी को बैसाखी की जरूरत होती है, एडिप योजना के तहत बहुत सारे दिव्यांग साथियों को जो उपकरण मिलता है, तो उसमें बैसाखी हो गया, ट्राईसाइकिल हो गया, और ये छड़ी हो गया, तो ये सब भी हमारा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और फोटो लगाकर देने से हमें मिलता है। तो ये 2 योजना हो गया। उसके बाद अंत्योदय कार्ड अभी बन रहा है, जो कि प्रत्येक दिव्यांग साथियों को हमें अंत्योदय कार्ड बनाने से हमारा राशन जो है 35 केजी पर मंथ मुझे जन वितरण प्रणाली की दुकान से जारी किया जाएगा। तो वो भी कागज बनाने के लिए हमें, वो राशन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड और उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, और उससे भी आरटीपीएस ऑफिस पर ऑनलाइन कराकर उसे जारी करवाना पड़ता है। इंदिरा आवास भी हम सभी दिव्यांग साथियों के लिए आरक्षित कोटा में मिलता है, तो उसे भी लेने के लिए हमें
तो हमारे बहुत सारे दिव्यांग साथी जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करने वाले, उन्हें पता नहीं होता है और वो नहीं ले पाते हैं। बहुत जगह अफवाह फैली होती है कि दिव्यांग साथी अगर शादी करेगा तभी उन्हें कॉलोनी मिल सकता है, उन्हें इंदिरा आवास मिल सकता है। ऐसा बोल के बहुत सारे दिव्यांग साथियों को जो पदाधिकारी होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन्हें नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी अनमैरिड हैं, लेकिन मैंने भी 2022 में मैंने इंदिरा आवास का लाभ ले चुका हूँ और अभी अंत्योदय कार्ड से भी लाभ ले रहा हूँ और मुझे भी एडीप योजना के तहत व्हीलचेयर मिला और ट्राईसाइकिल मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत जो मोटराइज्ड साइकिल मिलता है, तो 60% से जो एबव दिव्यांग हैं उनके लिए सरकार ये सुविधा प्रदान कर रही है। इससे पहले 80% वालों को मिलता था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जो 40% दिव्यांग साथी हैं उन्हें भी मोटराइज्ड साइकिल मिलने का चांस बन रहा है। हमें ऐसे जिला से सूचना मिल रहा था सामाजिक सुरक्षा कोषांग से कि आने वाले समय में 40% जो डिसेबल भाई बहन होंगे उन्हें भी मोटराइज्ड साइकिल मिलेगा। तो ऐसे कुछ मूलभूत जो जरूरतें होते हैं दिव्यांग साथियों को, तो वैसे सरकार हमें उपलब्ध कराती है। तो इसके लिए भी जो जो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तो हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों के पास नहीं होते हैं। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए हमारी संस्था है जो उनके साथ मिलकर काम करती है और उन्हें व्यक्तिगत बातों को समझाते हुए उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो सरकार से लाभ ले सके। उसके बाद हमारी जो संस्था है निजी फंडिंग के द्वारा बहुत सारे ऐसे भी दिव्यांग साथी हैं जिनके माता पिता डेथ कर गए और वो बुजुर्ग की अवस्था में आ गए, तो उनके भाई हो जाए या और कोई गार्जियन उन्हें धरती पे बोझ ही समझते हैं कि ये धरती का बोझ है। तो वैसे दिव्यांग साथियों को, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उन्हें हम लोग प्रत्येक महीना राशन का भी सुविधा प्रदान करते हैं। और हाल ही फिलहाल हमारी संस्थान जो है वैसे दिव्यांग साथियों को जिनको कोई नहीं रख रहा है, ना उनका गार्जियन रख रहा है, ना उनका और कोई परिवार निधि है जो नहीं रख रहा है, तो वैसे साथियों के लिए हम लोग एक डिसेबल पर्सन भाई बहनों के लिए खास तौर से मैं एक दिव्यांग भवन का निर्माण करवाने के लिए जा रहा हूँ और उसके लिए कार्य प्रगति पर भी है। तो हमारी संस्थान इस तरह से कार्य हमारे दिव्यांग साथियों के साथ जो पोलियो ग्रसित है या किसी भी प्रकार से जो 21 प्रकार की दिव्यांगता में आते हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ अपनी संस्थान से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर हम शेयर कर सकते हैं अपना स्क्रीन, तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जो मैं काम किया हूँ। जी जी, आप शेयर कर सकते हैं। आपको हाँ, वहाँ से इजाजत मिले तो अच्छा है। वो उनका लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। आप मुन्ना जी थोड़ा कंटिन्यू करिए आगे। मोनाली अनम्यूट कर ली पहले आप। ओके। आ, तो अगर उनका स्क्रीन जब शेयर होगा तब हम उन्होंने क्या क्या काम किया है अभी तक के
इनके उस बारे में हम जानेंगे। देखिए, अभी हम बोलते हैं कि डिसेबल्ड लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डिसेबल्ड लोग सब कुछ कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सभी, जो नॉर्मल भी दिखते हैं जो लोग हैं, उनमें भी कुछ कुछ तो कमियां सभी में है। ऐसा कोई नहीं इस धरती पे जिसमें कमियां ना हो। पूरा इंसान कुछ कोई भी नहीं है, या पूरे पूरा परिपूर्ण कोई भी नहीं है इस धरती पे। सभी में कुछ ना कुछ जैसे हमारी विकलांगता दिखती है, जो नॉर्मल पर्सन है उनकी विकलांगता दिखती नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो उस कमियों को नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ते चलाना है। और जो पंकज पॉल काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने 2007 से ये फाउंडेशन वो चला रहे हैं। वो निरंतर अपना काम करते कर रहे हैं। अभी उन्होंने 2021 में अपने फाउंडेशन को उनको अपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर एक मान्यता प्राप्त किया है। लेकिन तब तक के उन्होंने अपने ना कि किसी स्वार्थ से उन्होंने ये फाउंडेशन चलाया है, और बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज किया है। ऐसे लोग अगर हो आ, समाज में, तो जो दिव्यांग भाई बहन है, उन्हें और उतने दिक्कतों का सामना ना करके उनकी लाइफ अच्छे से वो सरवाइव कर सकते हैं। तो मैं अगर उनका स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, तो हम अगला कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जब उनका स्क्रीन आ जाएगा तो अब उनकी जर्नी देखेंगे और उन्होंने कौन कौन सा काम किया है ये देखेंगे। मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा शैलेश कुमार जी को, जो कि एक व्हीलचेयर पीर ट्रेनर है। और आप तो उनके बारे में जानते ही हैं। वो बहुत लोगों की उन्होंने भी लाइफ चेंज किया है। तो हम उनके ही जुबानी सुनते हैं, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या डिसेबल लोगों के लिए काम किया है। तो हम मिलते हैं शैलेश कुमार जी को, मैं उनको आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो अपने विचार हमसे साझा करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद मुरनल, एंड थैंक यू एवरीवन कॉल पे जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्कार। तो जैसे कि मुरनल ने आज बहुत अच्छे से हर एक चीज को टच किए हैं, और पंकज पॉल जी भी बहुत अच्छे से विस्तार से बता रहे थे। बट ठीक है, वो पंकज जी आएंगे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम अपना थोड़ा परिचय दे देते हैं। मेरा नाम शैलेश कुमार है, हम गया जिला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और बिहार से हैं। मेरा इंजरी 2011 में हुआ था। एज ए फुटबॉल खेलने के दौरान मेरा दोनों पैर में चोट लग गया था, और दोस्त से मदद लिए, दोस्त के कंधे पे बैठे थे और कुछ दूर ही चले थे कि दोस्त का संतुलन बिगड़ने के कारण हम पीछे साइड गिर गए, दोस्त मेरे ऊपर गिर गया, जिसके कारण से मेरे रीढ़ के हड्डी में चोट लगने के कारण मेरा नीचे का शरीर पूरा अपंग हो गया। और 2011 में हुआ था। उसने हम लगभग 1 साल हम बेड पे रहे, बहुत जगह रिहेबिलिटेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक होने के लिए भाग दौड़ किए। बट मालूम नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, तो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारा पैसा खर्च भी हुआ। लगभग बेड शोर मेरा 5-6 से ज्यादा शोर हो चुका था, प्रेशर शोर जिसको बोलते हैं। एंड उसके बाद कैथेटर चेंज करना है, तो एक कैथेटर को चेंज करने के लिए कम से कम 800 से 900 रुपया लगता था। ये तो सिर्फ मेडिकल में लगता था, फिर आने जाने का जो है ऑटो का ट्रैवल, उसका खर्च अलग से लगता था। तो कह सकते हैं कि आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी के बाद सिर्फ हमारा चोट लगने के बाद सिर्फ शरीर पैरालिसिस नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे चीज प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बावल, ब्लाडर, स्किन, हिंदी में बोल सकते हैं मल मूत्र त्वचा। ये 3 चीज हमें जो प्रॉब्लम होता है, मगर उसको मैनेजमेंट करके, जिसमें स्पाइनल कोड इंजरी को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो प्रेशर शोर, जो अगर एक बार हो गया तो वो हमें, जैसे हम मूवी देखे होंगे आप, अपरिचित मूवी, तो उसमें किसी व्यक्ति के ऊपर जोक जो होता है ना, पानी में जो होता है, हम मछली मारते हैं तो उसमें जोक बोलते हैं बिहार में, तो उसको छीट दिया जाता है, वो धीरे धीरे खून को पूरा चूस लेता है और दर्द नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारा प्रेशर सोर है। तो जब एक बार होता है उसमें दर्द, क्योंकि हमारा चोट लगने के बाद नीचे का अंग सोनापन हो जाता है, उसमें गर्म ठंडा का एहसास बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके कारण से धीरे 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 शरीर में एक बार जख्म होता है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को पूरा कमजोर कर देता है। इसी को प्रेशर सोर करते हैं। तो अगर आप स्पाइनल कोड इंजरी पर्सन है तो उनका सबसे बड़ा शत्रु है प्रेशर सोर। इसलिए हम लोग प्राथमिकता देते हैं, जो भी ऐसे ही पर्सन है या एबल बॉडी है जो भी है, या व्हीलचेयर यूजर कोई भी है, अगर वो कंटिन्यू प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तो किसी को भी शोर हो सकता है। अगर जो ओल्ड एज हो जाते हैं, जो एज हो जाता है 80-90 साल, उनको भी प्रेशर शोर हो सकता है, क्योंकि एक ही पोजीशन रहते हैं। जैसे मेरा दादाजी एज हो गया था 100+, तो उनको भी प्रेशर शोर हो गया था। अब बहुत सारे लोग हो जाते हैं।
तो ये प्रेशर सोर्स सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको होता है, ये किसी भी जो भी बेड पे आ जाएंगे उनको भी प्रेशर सोर हो सकता है, या कहीं भी प्रेशर पड़ेगा तो वहां का स्किन डैमेज हो सकता है। तो यह है प्रेशर सोर। इस विषय को क्यों हम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और ये सब चीज हम एक दूसरे को जितना बताएंगे, एक दूसरे को जितना अपने अनुभव को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तभी उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एक बार प्रेशर हो जाता है, बहुत समय लगता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक निगेटिव थॉट, चिड़चिड़ापन, एक ही बेड में रहना, एक ही पोजीशन में रहना, न पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे उनकी मानसिक, पारिवारिक, परिवार भी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको इतने सारा प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कहीं ना कहीं हुआ था। अगर एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, जब मेरा इंजरी हुआ था तो लोग बोल रहे थे कि बेचारा का तो ये इतना चोट है, इस तो बहुत कष्ट है, इससे तो अच्छा इसका मौत हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसा बोला, मेरे कान में नहीं बोला, मगर ऐसा कमेंट आता था, ये सुनने को मिलता था। क्योंकि उनकी भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है, और ये एक कोई रोग नहीं है, यह एक हादसा है। अगर रोग है भी तो हमें नफरत करना है रोग से, ना कि रोगी से। मगर हमारा समाज का ऐसा एक मानसिकता है कि लोग रोग से घृणा नहीं करते हैं, रोगी से घृणा करते हैं। तो पहले हमारा खुद का नजरिया बदलेंगे, तभी हमारा नजारा बदलेगा। इसके साथ साथ हम समाज का भी नजरिया बदल सकते हैं। तो चुनौती के है, लड़ाई आपका है, क्योंकि हम खुद जब तक अपने आप को नहीं लड़ेंगे, अपने आप से नहीं लड़ेंगे, जब तक परिवार से भी लड़ना पड़ेगा, समाज से भी लड़। क्योंकि एक जर्नी और बताएंगे, जब हम 2014 में अकेले निकले थे, तो मेरा गांव वाले, पूरा फैमिली या रिलेटिव कोई नहीं बोलता था, क्योंकि उनको लगता था कि हम नहीं कर सकते। और उनका भी जायज था कि अगर हम कम से कम जिंदा है तो उनके नजर के सामने है, बट अगर कहीं जाएंगे और कुछ हो जाएगा अकेले तो क्या हो सकता है। मगर उस समय हमने फैसला लिया कि ये लाइफ मेरा है, कैसे जीना है ये हमें, आपको चॉइस, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा शुरुआती स्टेज में बहुत सारे चैलेंज आएगा, चुनौती आएगा, बस उस चुनौती को पार करना, जब करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। और जो एक जो आपका प्रैक्टिकल जो सीख होगा ना, आपको लाइफ को सरल और आसान बना देगा। जब हमने 2012 में रिहेबिलिटेशन लिए, उसके बाद वहाँ पे एस वैद्यनाथन के से मुलाकात हुआ था, जो उनका वेदी वेदी, पहले तो हम सर बोलते थे, बट वो लगभग उम्र 55 प्लस होगा, 50 प्लस ही होगा उनका। उस समय बोलते थे कि हमको सर मत बोलो, डायरेक्ट वेदी बोलो। और वो IIM बेंगलोर से पढ़ाई किए थे, और 1993 में उनका इंजरी हुआ था फर्स्ट फ्लोर से गिरने की वजह से। उनका यही ड्रीम था कि जितने भी एशियाई पर्सन है, स्पाइनल कोड इंजरी पर्सन है, उनको घर से बाहर निकालना उनका मकसद था। तो उन्हीं का ड्रीम को हम पूरा करने के लिए जीवन शैली का शुरुआत किए हैं। और उनका एक ड्रीम था कि हम जिस दिन 1000 लोगों को रोड पे जाते हुए देखेंगे तो बहुत लेवल पे परिवर्तन आएगा। तो हम लोग इसलिए छोटे छोटे लेवल पे मीटिंग भी करते हैं, एसआई मीट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और उन्हीं को ड्रीम पूरा करने के लिए हमने शुरू की थी। आप लोग को एक चीज और बताते हैं, क्योंकि जब उनको कोविड में उनका देहांत हुआ था, उसके बाद हम पूरी तरह से टूट गए थे और किसी से हमारा कनेक्ट नहीं था। धीरे धीरे हम पहले बार जो डिप्रेशन क्या चीज होता है उसमें गए। वहां से निकलने के बाद बहुत लोग कॉल किए, फिर हमने सोचे कि क्योंकि फिर हमारा जॉब भी चला गया, जहाँ हम काम करते तो वो भी चला गया, तो बहुत सारे चैलेंज आया। फिर गांव में थे तो गांव में भी रास्ता का समस्या हुआ, फिर घर बना लिए, और मैंने जो भी चाह रहे थे अच्छा करने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रहा था। बट आज उस चुनौतियों को पूरा करते हुए आज हम लोग जीवन शैली का ऑलमोस्ट 26 जनवरी को 1 साल हो जाएगा पूरा। एंड होप लगभग 400 से ज्यादा लोगों का लाइफ हम लोग टच किए हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत, और जिसमें बहुत सारे जीवन शैली पूरा टीम, राहुल एंड बहुत सारे लोग मेंबर का, जितने भी जीवन शैली टीम में जितने सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे का बैकबोन बन रहे हैं। क्योंकि हमारा बैकबोन टूटने की वजह से हमारा शरीर पैरालिसिस हो गया। तो हम लोग एक दूसरे का बैकबोन बनना है। जब एक बार एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ सरल और आसान हो जाएगा। क्योंकि आपका बैकबोन टूटेगा तो आपका शरीर अपंग हो जाएगा। ऐसे एक आप लोग पढ़े ही किए होंगे कि कमर टूटना माने बेसहारा होना, ऐसा हम लोग पढ़ते थे मुहावरा में। मगर आज वो चीज हम लोग देखें, और हमको कभी भी डिसेबिलिटी के प्रति कभी भी कुछ दया माया नहीं था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। डिसेबिलिटी हम कभी देखे भी थे तो उस नजरिए से नहीं सोचते थे कि उसको, हम सोचते उसका लाइफ है, बेचारा रेंगते हुए जिंदगी काट देगा। मगर जब इस अवस्था में आया तो ऐसा स्थिति है कि हम रेंग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रेंगेंगे तो शोर हो जाएगा। तो मतलब जितनी भी डिसेबिलिटी है उसमें से सबसे भयंकर स्पाइनल कोड इंजरी का है। और ये जीवन शैली उसी के लिए काम करता है। और वैद्य सर का तो क्या है, उन्हीं का एक जो हमारे अंदर जो दिए हैं, और इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे आया आई डोंट नो, मालूम नहीं है।
मगर उन्हें हमें हर एक चीज से एज ए मेंटली, फिजिकली और कैसे क्या करना, वो हमें आज के समय में जो देखते हैं ना कि कोई किसी को मार्केट भेजते हैं तो लोग बोलता है 10 बार फोन करेगा ये लेना, वो कभी भी हमें नहीं कुछ बोले कि ये करना है वो करना है, वो डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ जाओ, क्या करना है ये मालूम नहीं है। वहां जाते थे, हम खुद वहां करते थे। तो लीडरशिप क्वालिटी तभी डेवलप होगा जब आप खुद करेंगे, आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगेन ट्राई करेंगे। तो वो लीडरशिप क्वालिटी आज यहाँ तक डेवलप हुआ तो उसका वजह से है वो वेरी सर, क्योंकि हम ऐसे एक गांव से आते हैं, आप लोग सुने होंगे दशरथ मांझी माउंटेन मैन जो पहाड़ काटते हैं 20 साल में, और इस इलाका में लाइट नहीं था मेरा जन्म से पहले। हमने पहल करके पूरा ग्रामीण साथ मिलके गांव में बिजली लेके आए, सामाजिक कार्य किए हैं, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जाते, क्योंकि विद्यालय एक सामाजिक संस्थान होता है, आप वहां जाके कोई भी व्यक्ति जाके पढ़ा सकता है। हमने उसमें भी काम किए हैं, प्लस गांव में मंदिर जो होता है उसमें भी है। मतलब हम जो भी हो सकता है हमसे, अपना मतलब जीवन को 4 दीवारी में कैद नहीं किए, वहां से निकले रिहेबिलिटेशन के बाद, फिर अमर सेवा संगम गए, वहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग लिए, मोबाइल वोकेशनल ट्रेनिंग किए। तो हम लोग का मकसद है जीवन शैली का यही है, तो लोगों को ट्रेनिंग देना है, पहले फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद उनको लोगों को रोजगार देने के लिए स्किल सिखाना, जो कि आज के कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, चाहे सिलाई हो, चाहे बुनाई हो, चाहे कढ़ाई हो, ये जो भी चीज सीखना चाहते हैं वो सब कुछ संभव है आज इतने, या एजुकेशन से संबंधित सब कुछ घर बैठे हम लोगों को एजुकेशन भी दे सकते हैं। बट है आवश्यकता कि हमें मिल के और अच्छे लोग को जोड़ेंगे तभी एक अच्छा मुकाम बनेगा, और जब एक बार अच्छे लोग मिल जाएंगे तो हर एक मुकाम जो भी हम लोग करना चाहते हैं, जो भी हमारा ड्रीम है, या इंजरी से पहले जो ड्रीम था या इंजरी के बाद जो भी ड्रीम है, वो हम पूरा कर सकते हैं। तो इतना ही बोलेंगे। सो थैंक यू मुनाल, आपने बहुत अच्छे से किए हैं, और गुड जीवन शैली टीम, थैंक यू सो मच। आप इस चीज को और कंटिन्यू कर सकते हैं, थैंक यू। थैंक यू शैलेश सर। मैं शैलेश सर के एक बात आप सभी को फिर से दोहराना चाहूंगा, जो कि उन्होंने बोला था कि बोला है कि पहले खुद को मतलब स्ट्रगल खुद को पहले समझाना है, मुझे करना है, खुद से लड़िए, खुद से लड़ना है। लोगों से तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन पहले लड़ाई हम हमारे भीतर से है। हम अगर खुद के अंदर की लड़ाई लड़ सके तो हम बाकी बाहर की दुनिया की लड़ाई हम खुद ब खुद लड़ेंगे। मतलब हमें हमें घर से बाहर निकलने के लिए जो लड़ाई हमारे भीतर चलती है, जो मन में डर होता है, जो घबराहट महसूस होती है, उसे पहले उसको हमें उससे लड़ना है। फिर बाद में आप अपने आप धीरे धीरे खुद को डेवलप कर सकेंगे। वही भीतरी लड़ाई पहले लड़िए और खुद का हौसला बढ़ाइए। आ, और शैलेश सर से मैं अभी 10 दिन पहले ही मिला, मतलब एक व्हीलचेयर ट्रेनिंग कैंप के दौरान मेरी मुलाकात शैलेश सर से हुई। और जैसे मैं तो उनसे उनको पहली बार उन्हें 2020 में से ऐसे कॉल किया था, मुझे पता नहीं है उतने उसके बारे में, लेकिन एक बार ही बात हुआ था। लेकिन वो उनके एक बार ही बात होने से भी मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना बोल रहा है। इनकी जो शैली है, ये जो इनकी जो एक अपनी छाप छोड़ते हैं लोगों के बीच में, ऐसे छोड़ते हैं जैसे सभी को लगता है कि ये अपना अपना मतलब अपना व्यक्ति है, अपनापन जो लगता है। वही मुझे पहली बार बात करने से लगा। फिर बाद में मैं 2024 में शायद से जून जून के महीने में इनसे अच्छी जान पहचान हुई, और तब से मैं जीवन शैली से जुड़ा हूँ। और जो शैलेश भैया जो काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें मैं अपना थोड़ा सा जो भी हो पाए वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मोहम्मद सलीम, जो कि यूपी स्टेट के रहने वाले हैं, और जो एक स्पाइनल कॉर्ड पर्सन है। और उन्होंने उन्होंने भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है अपने जीवन में। और महज उम्र के 16 की उम्र में वो स्पाइनल इंजरी हो गए, उनकी स्पाइनल इंजरी हो गई। और लेकिन उन्होंने उसका उसको ना देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और उन्होंने डीएड किया। फिर बाद में उन्होंने अभी एमए में भी एडमिशन किया है, और अभी वो टीचिंग क्षेत्र में उनका चयन हो गया है, बिहार स्टेट में उनका चयन हो गया है। तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो अपने 2 शब्द अपना परिचय देंगे, और हमसे 2 शब्द अपने विचार साझा करेंगे। मोहम्मद सलीम।
बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। आज के इस अवसर पे सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जो भी इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जितने भी लोग आज जुड़े हैं, आप सभी को मैं विश्व दिव्यांगता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, विश्व दिव्यांगता दिवस ये साल भर में एक बार आता तो है, लेकिन इसका जो मकसद होना चाहिए वो हमें डिसाइड करना होगा। डिसाइड करने से सेंस क्या है कि हम जो है, जब तक हम अपने आप को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक जो है हम कोई भी चीज को आगे बढ़ा नहीं सकते। और सबसे पहले दिव्यांगता का एक सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा। अगर आपको दिव्यांगता हो भी गई है किन्हीं कारणों से, या फिर आप जन्म से दिव्यांग हैं, लेकिन आपको शिक्षा से अपनी दूरी को दूरी बढ़ाना नहीं होगा, और उसको शिक्षा से जुड़ना होगा। शिक्षा के माध्यम से ही जो भी हम तरक्की कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से हम अक्षम हो चुके हैं या शारीरिक रूप से हम चीजें नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने मस्तिष्क को जो है डेवलप करना हो। मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी को शेयर करूंगा और फिर आपको कुछ मोटिवेशनल बातों के साथ इसको वाइंड अप करूंगा। मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हुआ था। मेरा जन्म 2001 में हुआ था। बचपन से ही शिक्षा के प्रति अच्छी रुचि रही, और जब मैं कक्षा 10वीं में था, उसके बाद कक्षा 11वीं में जब मैंने एडमिशन लिया, तो एक सड़क हादसे में स्कूल जाते वक्त थी, और मैं कक्षा 11वीं की पहली क्लास अटेंड करने जा रहा था, और एक सड़क हादसा होता है, और इस हादसे ने मेरे कमर के नीचे शरीर को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, निश्चित तौर पे परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं। उसके बाद जो है ब्लैडर, बॉवेल या फिर नीचे दोनों पैर का काम न करना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लेकिन यदि उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करते और उस चुनौती के आगे हार मान लेते हैं, तो आज हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो मैंने जो है कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया, और मतलब उस चुनौती के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा, और एक भी वर्ष मैंने गैप नहीं किया। सबसे पहले मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की, और अभी वर्तमान समय में मैं लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। यहाँ पे मैं जब आया 11 नवंबर को, मैं जब यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने क्या यहाँ पे देखा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे कोई व्यक्ति जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त हो, यहाँ पे बहुत से बहुदिव्यांगता मुराल जी आवाज नहीं आ रही। उनका नेटवर्क शायद सही नहीं है। हम लोग आगे, आप म्यूट पे। तो सरीम का नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो उनका जो जर्नी है वो बता रहे थे। मुझे उनके बारे में जितना पता है मैं आपको शेयर किया ही हूँ। अभी उनका सिलेक्शन बिहार के टीचिंग क्षेत्र में हुआ है, और अभी वो ज्वाइन भी करेंगे। उनकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है उनका, अगर इंस्पायर हमने सुना होता। लेकिन अभी कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से हम अ, नहीं हो पाया पॉसिबल। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अभी, सॉरी, मैं आपको एक कविता के माध्यम से, एक हौसला अफजाई कविता के माध्यम से हम आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल भैया, आप अगर हो सके तो वो रितु गुप्ता जी ने जो कविता बोली है वो प्लीज स्क्रीन पर लाकर उसका
ये कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतु गुप्ता है। मैं गाजियाबाद में हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतु गुप्ता है। मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती हूँ और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। इस अवसर पर मैं एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता को मैंने किसी कलम से नहीं लिखा, बल्कि अपने जीवन के अनुभव से लिखा है। तो प्रस्तुत है मेरी ये कविता। माना कि हम दिव्यांग हैं, माना कि हम दिव्यांग हैं, पर इस धरती पर ईश्वर का एक प्यारा सा वरदान है। हम ठीक से चल नहीं पाते तो क्या, हमारे हर एक कदम में हौसलों की ऊंची उड़ान है और भीड़ से हटकर हमारी अलग एक पहचान है। गिर गिर कर उठना सीखा है हमने, लड़ लड़कर हालातों से जीना सीखा है हमने। मुस्कुराहट सदा होठों पर सजाते रहते हैं, जीना औरों को भी सिखाते रहते हैं। बचपन में हमारे माँ बाप हमें देखकर रोते रहते थे, क्या होगा इनका, यह सोच मन ही मन बड़े परेशान रहते थे। पर आज हम उनकी शान है, उनका स्वाभिमान है। धन्यवाद। थैंक यू ऋतु गुप्ता जी, जिन्होंने हमें अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनकी कविता हमने सुनी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं किसी एक अच्छे इंसान ने कहा है कि जिंदगी रुक रुक जाए, जैसा पानी ठहर जाए तो वो गंदा हो जाएगा, बहता पानी सब हमेशा साफ रहेगा। बहता पानी हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि आप देखते होंगे जो नदी है वो हमेशा बहती रहती है, बहती धारा रहती है, इसलिए उसका पानी हमेशा स्वच्छ और पारदर्शी होता है। लेकिन वही तालाब का पानी वो रुका होता है, इसलिए वो गंदा हो जाता है। तो किसी अच्छे शख्स ने कहा है कि लाइफ में रुको मत, दौड़ो। अगर दौड़ना ना हो सके तो चलो, चलना ना हो सके तो रेंगो, पर लाइफ को, जीवन को रुकने ना दो। तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राजू मिश्रा जी को, अगर हो तो राजू मिश्रा जी हमें अपनी जर्नी बताएं। राजू मिश्रा जी, पॉसिबल? ठीक, ओके, ठीक है। कार्यक्रम में दिवाकर सर भी जुड़े हैं, प्रवीण सर भी जुड़े हैं। तो मैं मंच पर अभी अगर मैं हो तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रवीण सर को, जो कि एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन वो दिव्यांगों के प्रति एक अच्छा, मतलब एक भाव रखते हैं, ना कि सहानुभूति का। वो दिव्यांग लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रवीण सर को कि वो आज के इस 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कुछ हमें प्रोत्साहित करें। थैंक यू जीवन सारी टीम। मेरा आवाज जा रहा है? हेलो। यस सर। मृणाल जी, जोर से बोलिए, सब लोग माइक ऑन करके जोर से बोलिए ताकि आपका मृणाल जी, शैलेश जी, पॉल जी एंड सभी टीम मेंबर, आप लोग सभी लोग को बधाई। और आप सभी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग का जज्बा किसी भी दिव्यांग बोलने के लायक नहीं। आप लोग हम लोग से भी ज्यादा अच्छे काम करते हैं। जितना ललक है आप लोगों को काम करने में, आप लोग एक से एक बढ़ के सभी चीज मैं देखते रहता हूँ हर समय, इतना एक्टिवली, चाहे तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे तो इंस्पिरेशन के फील्ड में हो। आप लोग काफी अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं, ये टीम वर्क। और इसी तरीका से और भी मेहनत करें और एक दूसरे को इंस्पायर करें। जैसा मैं बोलता हूँ कि जैसे फूल की माला अपने टीम बनाया है जीवन शैली, उसमें जितने भी टीम है सब एक फूल है। और एक हर कोई भी फूल मुरझाना नहीं चाहिए। जब तक सारे फूल है जाए, हम लोग टीम मेंबर्स, उस टीम में जो भी आ जाए वो फूल, सारे फूल मिलकर उस फूल को जगमगा देंगे। मतलब अपना जो ज्ञान रूपी जो
ज्ञान हमारे पास है उस अदर मेंबर के पास मिल जाए जो कि जुड़े। तो आप लोग सभी मिलके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही कम पैसे, बहुत ही मतलब निस्वार्थ भाव से इनको जितना भी सैल्यूट किया जाए आप सभी लोग को, काफी अच्छा है। टाइम बहुत कम है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। हम लोग से जो भी मदद मिलेगा, ज्ञान से, शक्ति से, जो भी है, हम लोग सभी मिलकर बाहर से, हम लोग रह रहे हैं एज अबू धाबी में, बिहार एंड झारखंड समाज अबू धाबी, दिवाकर जी के साथ हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोग जो भी सहायता मिलेगी हम लोग से, हम लोग करेंगे आप लोग के लिए, और एज ए टीम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप लोग को, जीवन सारी टीम, और इसी तरीका से अपने ज्ञान से सभी को प्रकाशित करते रहे। प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर। आप हम इनसे जुड़े हैं, प्रवीण सर से, दिवाकर जी सर से। ये बहुत अच्छा काम, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो डिसेबल लोगों के लिए भी वो काम कर रहे हैं। हम हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं हमारी जीवन शैली को। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा दिवाकर सर को, जो कि बिहार समाज अबू धाबी में है। तो प्लीज दिवाकर सर। सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत बधाई ये दिव्यांग दिवस का। लेकिन ये दिव्यांग शब्द के लिए भी आज प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है, देखा हमने। आप लोग मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता, बट जो हमारी जीवन शैली टीम है, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा और जो लोग पहली बार ज्वाइन किया होगा, बता दूं ये लोग सच पूछो तो बहुत ही एक्टिव हैं। आपको कहीं जाने में आलस होता होगा, लेकिन ये लोग कहीं भी समाज के लिए पहुंचते हैं। आज ये लोग किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। ये आप समझ ही नहीं सकते कि भाई ये लोग स्पाइनल इंजरी वाले लोग हैं, क्योंकि मैं तो इनके साथ 5-6 साल से लगातार, चाहे जितने भी लोग हैं, शैलेश हो, रोहित हो, राहुल हो, जितने भी लोग हैं, ये सब के सब लगातार मैं कनेक्ट में हूँ। बात होती है, हमेशा मिलते भी हम लोग हैं। एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा मैं पटना गया था, हमारा बिहार का इंडस्ट्रियल समिट था, वहां पे बिहार इंडस्ट्रियल समिट था। अचानक से मुझे कॉल आया राहुल का कि भैया आप आइए, हम लोग मैराथन जा रहे हैं। मैं दूसरे भागदौड़ में था, वहां नहीं पहुंच पाया। तो और इन लोगों ने मैराथन पूरा किया। तो जहां तक आप लोग सोचते हैं मैराथन का मतलब, तो मैराथन में मैं एक तरीके से बैक एंड पे आ गया और ये लोग फ्रंट एंड पे रहे। उन्होंने मैराथन कंप्लीट किया, सुबह से वहां पहुंचे थे। गांधी मैदान से स्टार्ट हुआ था मैराथन, हालांकि मेरा प्रोग्राम भी सामने ही था वहाँ बापू सभागार में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोग पे कोई इफेक्ट नहीं होता कोई। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सब चैलेंज फेस करते हैं। कोई 3rd फ्लोर पे रहता है, कोई 2nd फ्लोर पे रहता है, उसके बावजूद आप ये देखिए, ये सब कुछ कंप्लीट करके ये लोग हर जगह पे, चाहे वो खेल कूद हो, काम हो। अभी कुछ लोग, सोनपुर मेला भी आ रहा है, पिछले सोनपुर मेला का वीडियो इन लोगों का देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब कि किस तरीके से इन्होंने सोनपुर मेला को एंजॉय किया था। तो मेरा बोलना बस यही है, ये हमारे लिए भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हमारे बाकी भाई बहन है वैसे ये लोग हैं। और कभी भी ये लोग किसी भी चीज में पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग लोगों को साथ ला रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा भी अपने आप को मायूस समझते हैं, अगर जीवन शैली से वो जुड़ जाए, मैं सिर्फ उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिसको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल आदमी, आप में से भी कोई अगर चाहे तो इनको देख के सीख सकता है। अगर कोई भी चीज निगेटिविटी आप में है तो इनको देख के आप वैसे ही पॉजिटिव थिंक करने लग जाएंगे। और आप लोग ऐसे ही करते रहें हमेशा, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और मोरल के तौर पे और हर चीज के तौर पे हम लोग हमेशा हैं, एक सलाहकार के रूप में या फिर एक
सलाहकार ही बोलेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे कोई हम लोग कोई खास हेल्प नहीं करते हैं, ये सब अपने आप ही करते हैं। बस यही होता है कि क्योंकि ये लोग हम लोग को एक बड़े भाई की तरह मानते हैं, चाहे मैं हूँ या प्रवीण जी हैं, तो ये लोग राय मशुरा करते रहते हैं लोग। बस यही हमारा काम है, क्योंकि ये वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद सबको और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दिवाकर सर, आप इस प्रोग्राम में आए। तो आज का जो प्रोग्राम है 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस, वो ना कि एक दिन मनाना है, हमें हमेशा इसको याद रखना है कि जो डिसेबल पर्सन है वो अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए, वो राह ढूंढने की कोशिश करे। और बोलते हैं ना, अगर ढूंढा जाए तो भगवान भी मिल जाए। तो हमें तो भगवान को तो नहीं ढूंढना है, हमें सिर्फ अपनी राह ढूंढना है। तो मैं मंच पर अभी आमंत्रित करूंगा राहुल दयाल जी को, वो अपनी जर्नी बताए और अपने लाइफ में आए हुए चैलेंजेस, और वो अभी हमारी जीवन शैली टीम का सभी जो भी नेटवर्क मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सभी, और वो पूरा बैकबोन है जीवन शैली टीम के। तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी जर्नी बताएं। प्लीज राहुल सर। जी, आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम राहुल दयाल है और मैं पटना बिहार से हूँ और मैं एक नेशनल व्हील चेयर रग्बी प्लेयर भी हूँ। और मैं अपना जर्नी बताते हुए बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं थैंक यू देना चाहूँगा शैलेश भैया का, जिन्होंने मुझे इतना एक काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर कहा है। सभी लोग म्यूट कर लें। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा इंजरी 2017 में हुआ था, तब से मैं घर में ही मायूस रहता था। मगर जब से मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा तब मेरा लाइफ चेंज हो गया। और मैं कोई रिहैबिलिटेशन फिजिकली नहीं लिया हूँ, ऑनलाइन रिहैब ही लिया हूँ। ऑनलाइन रिहैब के माध्यम से ही सब काम करता हूँ। और जीवन शैली में हम लोग शैलेश भैया के माध्यम से हम लोग जीवन शैली अपना टीम तैयार किए और ये टीम बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। आप और प्रवीण सर, दिवाकर सर हम लोग का मदद करते हुए हम लोग को यहाँ तक पहुँचा है। और भी बहुत लोग हैं इसमें, मुन्नाल जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजू जी, सभी लोग का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और आज मैं पूरा दिन सुबह से ही बाहर था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा थका हूँ। मैं पूरा दिन आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के प्रोग्राम में आज बिजी था। IGMS जाना, वहाँ भी डॉक्टर लोग का टीम ने मुझे आज सम्मानित किया। मतलब और भी दोनों और तुम दोनों लग रहा है। गया, वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया। तू छोटा नहीं नशा कर ले गया, नशा तो यार और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सभी को जो यहाँ जुड़े हैं। और मैं आगे और भी इससे अच्छा प्रोग्राम, अभी जीवन शैली से आप लोग जुड़े रहिए और भी अच्छे आप लोग प्रोग्राम आएगा। और कोई भी अगर आप लोग को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी व्यक्ति मिलता है या कोई भी, तो उन्हें जीवन शैली के बारे में बताइए, वो हम लोग से जुड़ेंगे और हम लोग उनको अच्छे ट्रेनिंग देंगे और अच्छे मोटिवेट करके उनको घर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ, आपका हेलो? आवाज क्लियर। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि मेरा आवाज नहीं जा रहा है। तो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म को ओपन करता हूँ, और अगर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जुड़े हैं, मुझे नाम दिख नहीं रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि कोई कोई किसी भी आईडी से जुड़ रहा है। मैं यहाँ पे एक मतलब जैसे प्रवीण सर, दिवाकर सर, ये जो लोगों के लिए काम करते हैं, वैसे ही दयानंद कुमार जो है, जो कि शैलेश सर के भाई है, वो भी उन्होंने मतलब पास से अपने भाई को इस चैलेंजेस को फेस करते देखा, और देखा है कैसा लाइफ होता है एक डिसेबल पर्सन का। तो वो भी डिसेबल लोगों के लिए काम करते हैं, वो कभी भी तत्पर होते हैं कहीं पे भी। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि प्लीज दयानंद सर, अगर हो पाए पॉसिबल,
तो आप कुछ शब्द बोलेंगे और आप को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। दयानंद सर। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है सर? ओके, ठीक है। मुझे लगता है आप कहीं बिजी हो, क्योंकि वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ज्वाइन किया हो प्रोग्राम पर, लेकिन वो अभी रिस्पॉन्स नहीं दे सके। ठीक है। मैं अभी सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, अगर किसी को कुछ बोलना हो खुद की जर्नी के बारे में, या किसी और कोई इंफॉर्मेशन छूटी हो हमसे, और मैं एक तो बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि जो हमारा 2016 एक्ट जो है, डिसेबल पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जो कि 1995 में उसमें 1995 में बना था जो एक्ट, उसमें कुछ बदलाव करके जो नया कानून लाया पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, उसके बारे में सभी दिव्यांग भाई बहनों को जानकारी होना, और उसके बारे में जानकारी होना, अवेयरनेस होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं कभी, तो हमें पता नहीं होता है कि क्या मतलब हमारा हक है। पहले तो सभी जन हमें एक लाचार के तौर पर देखते हैं। हमें एक लाचार के तौर पर ना देखते हुए हमें एक कॉन्फिडेंटली जीना है। तो कॉन्फिडेंटली कब जिएंगे? जब हमें उसके बारे में, हमारा जो हक है उसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी हो, तब हम एक कॉन्फिडेंटली लाइफ या हमारा जो जर्नी है, आगे की जर्नी है, वो अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जो 2016 एक्ट है उसमें इससे पहले जो एक्ट था उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता थी। 2016 एक्ट में उन्होंने दिव्यांगता को बढ़ाते हुए वहां पे 21 प्रकार की दिव्यांगता लाई है। जब दो अ, जब जब 7 प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पे थी एक्ट में, तब हमें 3% रिजर्वेशन मतलब आरक्षण था कि जो भी सरकारी का ये है, नौकरियां है, या जो यहाँ पे भी सरकारी रिजर्वेशन मिलेगा, वहां पे 3% हमें मौका रहेगा, जो कि डिसेबल लोगों के लिए वो सीट रिजर्व रहेगी। लेकिन इस एक्ट में मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि जैसे उन्होंने 3 गुना बढ़ाया, जैसे 7 से 21 किया, लेकिन इधर प्रतिशत बढ़ाते समय उन्होंने जो गवर्नमेंट ने किया, वहां पे सिर्फ 1% बढ़ाया, यानी 3 से लेके 4% ही बढ़ाया। तो ये मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने ये कैसा किया। क्योंकि अगर 21 प्रकार की जब डिसेबिलिटी आई, पहले जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, उसमें उन्होंने इजाफा करके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी उन्होंने ऐड की है वो गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। मैं किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के हक के अपोज में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने 21 प्रकार की डिसेबिलिटी लाई है, लेकिन उसी प्रकार से अगर जो आरक्षित सीट है, गवर्नमेंट ने उस आरक्षित सीट को बढ़ाना चाहिए था, जो कि उन्होंने 3% से सिर्फ मात्र 1% बढ़ाया। तो हमें इसके लिए भी कुछ इसमें बदलाव हो, इसके लिए पहल करनी चाहिए। और जो मैं एक सभी को एक बात बोलूंगा कि सभी ने जो 2016 एक्ट है, पीडब्ल्यूडी 2016 एक्ट, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे उतना, जब मैं एक्टिव हुआ, मतलब मैं तो 2008 में इंजरी हुआ मेरा, और 2017 में पहली बार मैं व्हीलचेयर पे बैठा। मतलब मेरा पूरा लाइफ वो घर के 4 दीवारी में गया। तो तब मुझे उसके बारे में अवेयरनेस नहीं था। मैं कहीं पे भी जाता था, लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, या मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ यहाँ क्या है, मेरे लिए कुछ रखा नहीं है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने सभी जो डिसेबल्ड एक्ट किया है, बनाया है, उसमें सभी बातों का ध्यान रखा है। जैसे कि हम कहीं पे भी सरकारी ऑफिसेस में जाते हैं, पहले तो नहीं था, लेकिन 2016 एक्ट में ये बताया है कि जो भी सरकारी ऑफिसेस का डेवलपमेंट होगा, या जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसमें ये डेवलप करेंगे कि वहां पे रैंप होना अनिवार्य है, वो या वहां की बिल्डिंग्स ये डिसेबल फ्रेंडली होनी चाहिए। लेकिन आज हम 2024 में पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक के भारत में कहीं पे भी मतलब उतनी बड़े पैमाने पे बदलाव नजर नहीं आता है।
क्योंकि अभी भी मैं मेरे गांव का अगर इंसिडेंस बताऊं तो मेरे गांव की एक मतलब पंचायत की बिल्डिंग 2019 में बनने के बावजूद वहां पे मुझे अभी तक रैंप नहीं मिला। मैं वहां पे बोला उनको कि आपने अगर 2016 एक्ट बना था गवर्नमेंट ने, उसमें बताया था कि जो भी सरकारी ऑफिसेज बनेंगे या निर्माण होंगे या जो पुराने ऑफिसेस है उसमें हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन ये अभी नई बनी बिल्डिंग में अभी तक के मुझे रैंप नहीं दिखा। तो हम जब बोलेंगे क्यों नहीं बनाया, पहली बात तो मुझे ये सवाल आया। मुझे फिर उसका जवाब भी मिला। क्यों, क्या मिला जवाब? कि लोग जानते ही नहीं है डिसेबल लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ते ही नहीं, हम बाहर निकलते ही नहीं। घर के बाहर नहीं निकलते तो आम लोगों को ऐसा लगता है कि डिसेबल लोग घर के चार दीवारी में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमारा अगर हम बाहर निकलते रहेंगे तब जाके लोग हमें जानेंगे और हमारे लिए बदलाव करेंगे। वो कागजों पे गवर्नमेंट ने तो लिखा है लेकिन वो असल जीवन में उतराया नहीं। क्यों नहीं उतराया? क्योंकि यही प्रॉब्लम, क्योंकि उनको यहाँ लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई डिसेबल पर्सन कभी आएगा। ये मान के उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई और वहां पे अभी तक के रैंप नहीं बना। तो हमें वो 2016 एक्ट अच्छी तरीके से जानना है और हमें बोलना है, हमें आवाज उठाना है। आवाज उठाना, ऐसा उठाना है ना कि झगड़ा करना है, हमें अपनी बात अच्छे तरीके से रखना है, जो कि एक मैसेज भी अच्छा जाए और हमारी हमारी जो इमेज हो लोगों के बीच में वो अच्छे तरीके से जाए। तो यही मैं आज के दिव्यांग दिन 3 दिसंबर के दिव्यांग दिन इस अवसर पर मैं यही बताना चाहूंगा कि सभी ने इस बारे में जानकारी और अपने भीतर में जो डर है, जो एक भीतर की जो लड़ाई है उससे लड़के आगे बढ़ना है। तो मैं अगर किसी को कुछ बोलना हो, मैं प्लेटफॉर्म पे मैं अभी का प्लेटफॉर्म फिर खुला छोड़ता हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो वो बोल सकते हैं। तो राइज हैंड करके वो प्लीज आप पहले ये कीजिए और फिर मैं उनका नाम मंच पर लूंगा अगर किसी को बोलना हो तो। देखिए, डरिए मत, यहाँ पे सभी हम जैसे ही लोग हैं और हम जैसे लोगों के बीच हमें बोलना है। यहाँ से यही से हमें हमें अपनी लड़ाई, भीतर की लड़ाई को बाहर मतलब लड़के हमें बाहर आना है। तो यही प्लेटफॉर्म आपको मौका दे रहा है और यहाँ से जो भी एक एक कॉन्फिडेंटली बोलेगा, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट, हमें भी कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं भी एक डरा सहमा सा था ना, पहले। एक मिनट, जैसे जैसे सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, हमारे साथ हाँ, अभी हमारे दो बड़े भाई और बड़े हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, डॉक्टर संजीव और डॉक्टर संदीप। सो इनवाइट कीजिए प्लीज उन लोग, दिल्ली से। हाँ, ओके। डॉक्टर संदीप, पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगा जीवन शैली के इस प्लेटफॉर्म पे आज के 3 दिसंबर जागतिक विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर संदीप सर और डॉक्टर संजय सर हमारे इस प्रोग्राम में आए, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ पूरे जीवन शैली टीम की ओर से। और मैं मंच पर संजीव सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के इस शुभ अवसर पर हमें अपने अपने बातों से हमें हमारा हौसला अफजाई करेंगे। तो प्लीज डॉक्टर संजीव सर, आप कुछ बोलिए। हेलो। हाँ, मैं पटना से बोल रहा हूँ। हेलो। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ हाँ, हाँ, एक्चुअली मुझे बोलना था कि एक्चुअली ये डिसेबिलिटी जो टर्म है ये अपने आप में एक बहुत सारा चीज छुपा हुआ है इसमें। बेसिकली हम लोग को डिसेबिलिटी नहीं, एक डिफरेंट एबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए कि द पर्सन हु जो डिसेबल हो जाता है बेसिकली वो जो है अपने एबिलिटी को सर्च करे कि कैसे अपने आप को डिफरेंट वे में जिस काम को करना चाहते हैं वो कर सके। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और चूंकि आज के डेट में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे या इवन यंग जनरेशन में डिसेबिलिटी हो जाता है कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ना कोई कारण से।
आज आज मैं खुद ही 2-3 लड़के लोग का से इंटरेक्ट हुआ जो भैया उसमें जो राहुल अभी हमारे जो साथ है। और मेरे डायरी में पहले पान पर मैंने लिखा है, नया कल चौखट पर है, आज उस हेलो, तो हेलो हमें प्लीज लगता सभी है जन अपना माइक म्यूट, सभी जन अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। जो पोस्ट है वो प्लीज अपनी अपने काम पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, और सभी का माइक म्यूट करेंगे। प्लीज सर, संजीव सर आप कंटिन्यू कर सकते हाँ हैं। हाँ, तो मुझे यही बोलना है कि जो भी इस तरह के जो जिसमें डिसेबिलिटी थोड़ा सा हुआ है, उन लोग को इनकरेजमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह अपने आप को सोसाइटी में सरवाइव कर सके। उनको एक किसी दया के पात्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, उनको अपने जैसा मान के और उनको किस तरह से उसमें एडप्ट करना है इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कई बार इस चीज में एक्सेप्टेंस नहीं आता है, तो वो भी एक इशू रहता है। आ, तो हम यही बोलेंगे कि सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए। बहुत बहुत जगह डिसेबल फ्रेंडली स्पेस नहीं रहता है, मोबिलिटी के लिए रैंप नहीं रहता है, टॉयलेट नहीं रहता है। ये सब चीज को भी ध्यान रखना चाहिए सरकार की तरफ से। अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स नेग्लेक्टेड रहते हैं इस तरह का। मैंने ऐसा बहुत सारा पुअर्स ग्रुप के बच्चे को देखे हैं जो डिसेबल हो गए हैं, तो हार्डली कोई उनको पूछता है। उनके सोसाइटी, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव भी धीरे धीरे कटअप हो जाते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग को देखना चाहिए कि किस तरह से उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला सके। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका जागरूकता नहीं होने की वजह से उस चीज का लोग फायदा नहीं उठा पाता है। और अभी भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोसाइटी में उतना ज्यादा उसके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन हम लोग को खासकर जो इसमें कुछ आगे बढ़ के सोसाइटी और गवर्नमेंट एवं कॉमन पीपल्स भी लग भिड़ करके इसको हम लोग और भी थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए बना सकते हैं। तो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मेरा कहना ये है। भैया भैया बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद। आपके आपके जी। हॉस्पिटल में आज बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। राहुल दयाल वहीं से लौटा है अभी, नहीं और नहीं नहीं, मैं भी था वहां पर, मैं उसके इवेंट में था, है राहुल भी ना। है लाइन पे। और मैंने हाँ हाँ, हाँ वो था एक और लड़का, एक ऐसे 2-3 आदमी से मैं मिला। एक लड़का बैंगलोर का लड़का था, उससे मैंने मिला। वो बेचारा ये बहुत ही अच्छा लड़का था जो मैनेजमेंट किया हुआ था, है ना। तो हाँ, आज मैंने काफी लोग से मिला और ये लोग अच्छे हैं। हमको लगता है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग अनुराग करके है जो सर्वाइकल कोड सी यस सिक्स सर, सी यस सेवन था, उससे मैंने मिला। और वो तो करीब 7-8 साल उसका हो चुका है, लेकिन काफी हिम्मत वाला लगा। और जिस हिसाब से उसने एमबीए किया और अभी आज के डेट में अपना इंडिपेंडेंट लाइफ एक्सपेंड कर रहा है। फिर वो एक रेलवे में इंजीनियर साहब थे, उनसे भी मिला, जिनकी बेटी एमबीबीएस सब कर रही है। बहुत खुशी हुआ वो जब 1 महीना की उनकी बेटी थी तब उनका एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन से। तो इस तरह का बहुत सारे लोग से मिल के मैं देखा राहुल कि अभी राहुल अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है रेपलिक हाँ में। राहुल लाइन पे है ना, बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, यस सर। राहुल का भी मैंने भाषण सुना। उसने उसने बतलाया, हाँ हाँ, उसने भी बतलाया कि कैसे कैसे उसने इस तरह का अपने मुकाम को हासिल किया। तो मैंने सबका ये सुना और अच्छा लगा। मुझे भी वहां पर मंच पर बुलाया गया था लास्ट में इनॉग्रेशन के टाइम में, और मैंने भी कुछ कुछ अपना ये किया, तो अच्छा लगा ये सब चीजें। और दूसरी बात है कि इन लोगों का उत्साह देकर मैं भी इनकरेज हुआ कि चलो भाई, अभी बहुत कुछ करने का बाकी है। हमारे लेवल से भी जो कुछ संभव होगा मैं करूंगा। तो ये सब चीज है। यस सर, मैं भी वहाँ मौजूद था सर, और मैंने हम्म, देखा भी सर।
आप जी लोग जी। और अभिनव सर ने बहुत हम लोग को मोटिवेट किया, और अभिनव नहीं सर नहीं। ने मुझे हम्म फिर से बुलाया भी है कि आइए आपका पूरा हम्म चेकअप री चेकअप भी करेंगे। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कभी भी कर सकते हैं। आप लोग का सपोर्ट आज अच्छा लगा, और मुझे मोमेंटो देकर सम्मानित भी आज किया गया पूरे टीम को। नहीं 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 ठीक। अभिनव बहुत ही टैलेंटेड यहाँ का डॉक्टर है। यस 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 सर। सीएम से भेलोर से करके आया है। और इसने काफी अच्छा हम लोग से डिस्कशन होता है। और हमको लगता है कि जो भी एक्चुअली बहुत सारे इसमें जो पर्सन्स होते हैं ना, वो एक तरह से कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं, या उनको रियलिटी से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज से निकलना जरूरी है ना। सबका एक अलग अलग लेवल ऑफ रिकवरी होता है, और वो लगभग फिक्स होता है। तो अगर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, आगे मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग और चीज को आगे बढ़ाएं। अभी जैसे कि अभी मैं बोलूंगा कि मेरा ही बेटा का एक्सीडेंट हुआ है, करीब 15 महीना हो गया है। और स्टिल वो अभी फिजियोथेरेपी कर रहा है, काफी रिकवर भी किया है। C6 C7 पर उसका सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी है। लोअर मोटर लोअर लिम्ब में मोटर पावर नहीं है, अपर लिम्ब में फिंगर में नहीं है। लेकिन हमको लगता है जिस लेवल ऑफ इंजरी में जितना पावर होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा उसको रिकवरी है। और वही होप उसको आगे अभी ले जाने में मदद कर रहा है। हमको लग रहा है कि अभी और भी रिकवर करेगा। फिंगर में भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आना शुरू हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस तो और रखना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर हम तो चीज को समझ रहे हैं, लेकिन कई बार पेशेंट और उसके और भी जो लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर, उसको एक्सेप्ट करने में और उस चीज को मुश्किल होता है। कभी कभी ये भी लगता है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि शायद कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी हो के कुछ कनेक्शन बन जाए, कुछ पावर आ जाए। तो ये भी एक बिलीव रहता है, लेकिन हम समझते हैं कि कई बार ये फॉल्स बिलीव में ही रह जाता है। लेकिन मैंने वहाँ का, मुंबई में वो रिहैब कर रहा है, तो मैंने वहाँ के जो रिहैब फिजिशियन जो हेड है, तो उनसे मैं बात किया था। तो वो भी यही बोले कि नहीं, अभी हम लोग अभी और ट्राई करेंगे। तो इस तरह से चीज भी रहता है कि, है ना। तो अभी एक्सेप्टेंस का अभी काफी कमी रहती है। और इवन जो जो इसमें रिहैब जो कराते हैं, उनको भी कई बार इस तरह का लगता है कि मैं इतना मेहनत किया तो इतना आया, शायद अभी 2 महीना 6 महीना और मेहनत करूंगा तो शायद और रिकवरी होगा। और इस चीज से मैं भी इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन पता नहीं, अब जो लोग इसके बीच में जो लोग हैं, उस ग्रुप के पीयर्स ग्रुप ज्यादा बेटर वे में बतला सके। लेकिन अब ये भी होता है कि सब केस इंडिविजुअल अलग अलग होता है। एक केस को आप दूसरे केस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल चीजें अलग अलग होती हैं। जो रेडियोलॉजिकली एमआरआई में दिखाई देता है, कई बार क्लिनिकली वो कुछ डिफरेंट रहते हैं। तो बहुत सारा चीज है जिसको समझना है और समझना चाहिए। और उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। मैं तो खुद एक एज ए सफरर के रूप में हूँ। मतलब एज ए फैमिली मेंबर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का सिचुएशन में बड़ी टफ टाइम होता है। इस चीज से कैसे रिकवर किया जाए, कैसे निकला जाए, ये अभी भी हमको लगता है मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। मैं सोचता हूँ कि जो खासकर जो इसके जो सफरर ऑलरेडी पहले से रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, अगर वो शेयर करे तो उससे हमको कुछ अ, और कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके सर, सो श्योर, हम आपसे ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। नमस्ते हम्म सर, शैलेश हम बोल नमस्कार। रहे हैं।
तो जी जी दिवाकर जी सर ने आपको कनेक्ट करवाए थे। जी जी तो सही बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारी चुनौती तो है ही या परिवार का भी चुनौती है, बट उसके लिए हमारे तरफ से भी पहल होना चाहिए कि हमें क्या करना है और परिवार को भी चाहिए कि हमें क्या करना है। दोनों तरफ से होना चाहिए और ये बैलेंस बनेगा तभी वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मेरा इंजरी हुआ था तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति सब कुछ करता हो उसको सडनली किसी और पे निर्भर होना पड़ जाए, तो उसकी समझ सकते हैं कि मानसिक एंड शारीरिक स्थिति तो उसका हो ही गया है, तो क्या गुजरता होगा। तो उससे निकलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, बट हाँ, अगर एक सही पीयर एंड सही रिहेबिलिटेशन सेंटर जानते हैं, और मेरा मानना है कि जो भी रिकवरी आना रहता है ऑलमोस्ट 1 या 2 साल के अंदर आएगा, जो भी रिकवरी मेन रूप से है, ठीक है। एंड कुछ लोग का शायद आ सकता है इनकम्प्लीट वालों के लिए। बेसिक यही जो हमने 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, हमने सीएमसी भेलोर से 2012 में ट्रेनिंग लिए हैं और अब तक हम पूरे भारत में लगभग 5000 से ज्यादा लोगों पर लाइव टच किए हैं, और जिसका भी लाइफ मेरी लाइफ में टच में वो आज एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई टीचर हैं, कोई स्पोर्ट्स में आगे गए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। तो ऐसा हमने देखे हैं। तो एक पीयर दूसरे, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है जो हम पे बीतता है, हम अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं कि कैसे फैमिली के साथ रहना है, फैमिली हमारे साथ कैसे कोऑपरेट करेगा। तो एक बैलेंस बनाने के लिए वो जरूरियत होता है। और कुछ चीज होते हैं जो कि अगर हम उनको हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीज पे अगर हेल्प करते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जैसे अभी बिट्टू जी आए थे यहाँ पे, तो उनकी मम्मी सारा चीज करते थे और उनके अंदर वो है करने का जुनून, ताकत भी है, मगर उनके अंदर एक डर जो एक ऐसी चीज है जो काल्पनिक होता है। अगर डर है, अगर डर का सामना करना है, अगर जैसे कि एक सपोर्ट अगर ठंड के समय में आ गया है, अगर आप कुहासा रहता है तो लगता है कि मैंने अंधेरा जैसा कि लगता है वहां पे कोई है, काल्पनिक एक डर होता है, और वहां जाते हैं तो देखो कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम शिफ्टिंग होते हैं या बेड टू व्हीलचेयर जाते हैं तो एक डर रहता है कहीं गिर ना जाए। तो उस चीज को बनाने, क्योंकि हमारा शरीर निजी का पूरा काम नहीं करता है, तो एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरी बात इसमें ताकत से ज्यादा स्किल की जरूरत होता है कि हमें तरीका बदल के अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे पुशअप करना है, बॉडी का कंडीशन कैसे रखना है, बॉडी कैसे बेंड करना है, हाथ का पोजीशन कैसे रहेगा, बॉडी का व्हीलचेयर का एंगल कैसे रहेगा, वो सारा चीज मैटर करता है। मतलब इस चीज में छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। अब जब हम छोटी छोटी चीज पे अगर फोकस करने लगते हैं और छोटी छोटी गलतियां नहीं करते, ऑटोमेटिक बड़ा गलती होने की संभावना नहीं होता है। तो यही बोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू संजीव सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, अभी अभी हमारे पास डॉक्टर संदीप के अलावा एक और हमारे अबू धाबी से डॉक्टर विकास है, ऑर्थोपेडिशियन है, और वो बेसिकली रिहैब के लिए ही काम करते हैं। ये दोनों को आप इनवाइट कीजिए। ओके सर। सर क्या नाम बताया आपने? मैं डॉक्टर मंच पर विकास आमंत्रित हाँ डॉक्टर मैं मंच संदीप। पर आमंत्रित हाँ सर, मैं मंच पर अभी आमंत्रित करूंगा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास सर को, जो हमारे बीच जो ऑर्थोपेडिकली समस्या, मतलब ऑर्थो की जो समस्याएं होती है डिसेबल लोगों में, उसके बारे में अवेयरनेस हमें थोड़ा बताएंगे कि कैसे उसका ध्यान रखना है और कैसे उससे लड़ सकते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विकास सर को, प्लीज। नमस्कार सभी भाई बहनों को नमस्कार, और दिव्यांगजन को मेरा नमस्कार। मैं अबू धाबी से कनेक्ट हो रहा हूं और दिव्यांगजन के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। उसके लिए एक्चुअली हम इस प्रोफेशन में तकरीबन 10-12 साल से काम कर रहे हैं। दिव्यांगजन का कुछ राइट है जो पहले तो अवेयर नहीं है लोग, जैसा आपने बताया कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, तो हर एक दिव्यांगजन लोगों को अवेयर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबको पीडब्ल्यूडी एक्ट पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं। इसके अलावा एक स्कीम चलती है, इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार एडीप स्कीम चलाती है, ADIP, जो कि स्पेशल दिव्यांगजन लोग के लिए है। इस एडीप के अंतर्गत फ्री में जो इलाज होता है दिव्यांगजन के लिए, चाहे वो व्हीलचेयर है, चाहे वो आर्टिफिशियल अप्लायंसेस हैं, वो सारे फ्री में दिए जाते हैं।
कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल एक्सलेंस मोदी जी ने जो दिया है उनके तहत काम करती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जिसमें रिहैबिलिटेशंस का फ्री इलाज होता है। कुछ मैं उनके नाम में मेंशन कर देता हूं सो दैट कि हर लोग उस चीज को जान सके। एक तो कलकत्ता में है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। हमारा पटना में उसी का एक कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वो भी यूनिट है, लेकिन एक ब्रांच कह सकते हैं। और वहां पे फ्री में इलाज होता है दिव्यांगजन के लिए, चाहे वो व्हीलचेयर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल अप्लायंसेस हो। उसमें फिजियोथेरेपी आता है, स्पीच थेरेपी आता है, क्योंकि दिव्यांगजन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें सारी थेरेपीज आते हैं जो दिव्यांगजन को जरूरत होती है मेडिकल सर्विसेज में। फिर कुछ कॉलेजेस हैं, वो NIEPMED चेन्नई में, निर्तार उड़ीसा में, AIPMR मुंबई में, IPH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड दिल्ली में। तो ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रिहैबिलिटेशंस के लिए गवर्नमेंट ने फ्री में स्कीम चला रखा है और फ्री में वहाँ ट्रीटमेंट होता है। इंडिया गवर्नमेंट की महारत्न कंपनी है एक, एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है और काफी अच्छा कर रही है। व्हीलचेयर गवर्नमेंट सप्लाई अगर करना हो तो एलिम्को वो मैन्युफैक्चर करती है और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कुछ चीजें हैं जो दिव्यांगजन के लिए जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको पता होना चाहिए, उनके राइट्स पता होने चाहिए। मैं कुछ PDF भी शेयर कर दूंगा आगे के कुछ दिनों में। दिवाकर जी हैं, प्रवीण जी हैं, डॉक्टर सर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और आपकी जो एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस, जिनसे हर लोगों को वो सहूलियत मिल सकेगी। मैं पैरालंपिक्स का मेंबर था जब दुबई में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हुआ था पैरालंपिक्स ट्रेनिंग का, तो मैं उसका मेंबर था। और दिव्यांगजन एक एक उनके लिए एक ताकत चाहिए, उनको अच्छा करने के लिए एक ताकत चाहिए। आज जैसे ओलंपिक्स होता है वैसे ही पैरालंपिक्स होता है। लोग पैरालंपिक्स में ज्वाइन करते हैं और डिसेबल्ड लोग पैरालंपिक्स में अच्छा कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उन लोगों को एक मंच चाहिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो पैरालंपिक्स गेम होता है जो कि इंडिया से काफी, इंडिया में बहुत लोग ने उसने ब्रॉन्ज, सिल्वर और बहुत सारी जो मेडल है उनको मिला है। तो दिव्यांगजन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको हौसला की जरूरत है, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है, और कहीं से वो पीछे नहीं। मैं तो इस प्रोफेशन में काम किया हूं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े मायूस हो जाते हैं शुरू में, लेकिन बस उनकी हौसला की जरूरत है और वो अच्छा कर सकते हैं। उनको मेरे तरफ से नमस्कार। और भी कोई रिक्वायरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, सो मेरी तरफ से है, जिससे आप बताए थे इलुम्को के बारे में। तो अभी जो देखा है, खास करके स्पाइनल कोड इंजरी पर्सन की कोडिंग देखते हैं, तो जो भारत सरकार व्हीलचेयर दे रही है, तो हम तो, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वो मेरी नज़र में एक डब्बा जैसा है, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी का लेवल ऑफ इंजरी एंड उनकी प्रॉपर जो चसाई चाहिए, क्योंकि जो व्हीलचेयर पे हमने IIT मद्रास के साथ काम किए हैं 2014 से, जो स्टैंडिंग व्हीलचेयर डेवलप करने के ऊपर, और न्यू मोशन और एक न्यू बोल्ट है, जो न्यू मोशन कंपनी नेम है, और न्यू फ्लाई लाइट वेट व्हीलचेयर बनाया है। उनको हम लोग मतलब वहाँ का जो स्वास्तिक जो है फाउंडर, उन्होंने मोदी जी से भी मिले थे, वहीं पे जो एक प्रोग्राम होता है IIT मद्रास में, तो उसमें हमने बहुत सारे काम। मगर हमारा मानना है कि अगर विदेशों में जो व्हीलचेयर भी बन रहा है वो 75 साल या 100 साल पहले बंद हो चुका है। अगर ऑटोबॉक देखें तो 100 साल पहले विदेशों में बन गया, और अभी इंडिया में जो मिल रहा है उसका 1 लाख से शुरू ही होता है, लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख 3 लाख पे जाता है। मगर एक क्वालिटी व्हीलचेयर रहेगा
तभी हमारा क्वालिटी लाइफ बनेगा, क्योंकि इसके लिए भी हम लोग को बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम रिसर्च अभी के कोडिंग और जो हमारा इंडिया का जो रूट है, अगर न्यू मोशन का देखिए तो अभी भी उसमें कमियां हैं, हम नहीं बोल सकते बहुत है, क्योंकि अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आप गया के जो तपोवन और दशरथ मांझी का नाम सुनेंगे, उस एरिया में वहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, ईंटें रखते हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो भी अभी न्यू मोशन बिल्चर में यहाँ पे भी बहुत डैमेज हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग होने के और प्रॉपर बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया है, उसके बाद भी गिरने के चांसेस और कई बार पलटी भी खाया है। तो ये चीज है, मगर हम ये बना है तो इससे भी बहुत लोगों को मोबिलिटी इजी हुआ, खास करके इंडोर मोबिलिटी, जो व्हीलचेयर अलग कर देते हैं तो इंडोर मोबिलिटी हो गया, आउटडोर मोबिलिटी के लिए अटैच करके स्कूटी बना के लुक लाइक 23 या 24 का स्पीड भी चलता है। तो भारत सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम पुरानी चीज होते रहेंगे कब तक, हमारे अभी का परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो हमें और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, अगर वो हम सरकार को नहीं बोलेंगे तो सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। तो हमारा उस डिब्बे को डिब्बा ही बोल सकते हैं, और उनका आप बोले अच्छा है, मगर मेरे नजर में वो डिब्बा है। थैंक यू। जी, इस पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, ठीक है, तो इसमें आपका आवाज उठ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हम सभी का इसमें आवाज उठना चाहिए कि सर्विस को बेहतर कैसे कर सके, चीजें को बेहतर कैसे कर सके। गवर्नमेंट के पास ये आवाज जानी चाहिए कि भाई जो जैसे जैसे ट्रेंड आपका बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे चीजें और सहूलियत होनी चाहिए। तो वो चीजें हमें ड्राफ्ट करके, एसोसिएशंस हैं बिहार में, एसोसिएशंस काम कर रही है दिव्यांगजन के लिए, तो उन एसोसिएशंस के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट की एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशंस के थ्रू हम राइट मैसेज टू द राइट पर्सन हम पहुंचा सकते हैं। यस सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है एडीप के बारे में, वो बहुत अच्छी है। अगर पॉसिबल हो तो हमें और मतलब डिटेल्स में उनकी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा एडिप के बारे में। और अगर आप जैसे ऑर्थोपेडिक मतलब डॉक्टर्स हो, तो अगर पॉसिबल हो तो हमें थोड़ा हमारी जीवन शैली टीम में, क्योंकि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बहुत गिर चुकी होती है स्पाइनल इंजरी होने के बाद, क्योंकि स्पाइनल इंजरी के बाद ऑपरेशंस का खर्चा या फिर घर के हालात, उसकी वजह से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस आ जाते हैं लाइफ में। तो अगर हो पाए, कभी पॉसिबल हो तो आप हमारे बीच आके हमें कुछ जानकारी दें, यही आशा रहेगी जीवन शैली टीम की। और थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमारे जीवन शैली टीम से साझा किया, इसलिए जीवन शैली टीम आपका हमेशा ऋणी रहेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, हम मैं मंच हमेशा पर जीवन अभी, शैली हाजिर हैं। ओके और सर, हाँ, धन्यवाद। ओके थैंक यू सर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अभी संदीप सर को, कि वो अपने विचार और हमें अपना मैसेज बताएं। संदीप सर। संदीप सर, आप हमारे बीच हैं? नहीं लग रहा है, नेटवर्क कट हुआ, मैं ट्राई करता हूँ फिर, आप तब तक कंटिन्यू आई कीजिए। थिंक ओके ठीक है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हम हमारे साथ जो भी दिव्यांग भाई बहन जुड़े हैं, अगर किसी को कुछ भी बोलना हो, वो बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं। संजीव सर, तो प्लीज अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आपको एक मौका है, बहुत अच्छा मौका है, जीवन शैली एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मौका दे रही है। तो आप बोल सकते हैं, अगर किसी को किसी के मन में कुछ सवाल या कुछ बताना हो, या अपने विचार साझा साझा करने हो जीवन शैली और एक डिसेबल लोगों के बीच, तो आप प्लीज बोल सकते हैं। सिर्फ इतना है कि माइक अनम्यूट कर अपना नाम बताइएगा और फिर बाद में अपनी बात रखिएगा। कोई नहीं बोल आई रहा है तो थिंक मैं उसको सुन
अगर कोई नहीं हाँ बोल ठीक है रहा है सर, तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मुझे सर, ये यस सर, जानना है डेफिनेटली। कि ये कितने टाइम लगते हैं एक्सेप्टेंस में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यस सर, कि जैसे एक्सेप्टेंस में। हाँ बोलिए सर, सॉरी। एक्सेप्टेंस में कितने टाइम लगते हैं। मुझे लगता है कि आइडियली 1 साल के अंदर में एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए, लेकिन अगर डिले सर, हो रहा है तो हम्म हम्म तो ये सॉरी। क्या 2 साल 3 साल 5 साल ये भी हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो ये तो बहुत ही मुश्किल दौर हो जाएगा। हम्म 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 हम्म। अभी ये देखिए, अगर जो जन्म से, हाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो हम्म अगर अगर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, मैं 2 मिनट का ब्रेक जी लेके आपसे बात करूंगा, जी आप कंटिन्यू कर जी सकते जी। हैं। हाँ। नहीं नहीं, मैं इतना ही केवल जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरा बेटा को 14-15 महीना हो गए हैं और वो तो एक यस यस। मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन इवन उसको और मेरी वाइफ को बोथ हैव नो स्टिल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। उनको लग रहा है यस कि यस मैं यस। कभी बोलता हूँ कि चलो यार अभी जो है इसी में एडप्ट करना है, धीरे धीरे पढ़ाई हाँ। शुरू करें, तो ना पढ़ाई कर रहा है ना ये बाकी पढ़ाई के अलावा जितना भी चीज है सब कर रहा है। मतलब मूवी देखना, ओके। ये करना, वो करना, एंजॉय करना, चिल्स करना, जो भी हम्म करना है सब करना है। लेकिन हमको ये हमेशा इस बिलीव में कि मुझे तो ठीक होना है। वो अपनी लाइफ को हम्म। इस तरह से एंजॉय कर रहा है कि एक जस्ट लाइक एक ये है जस्ट टेम्पोररी पेनाल्टी है, जिसको कुछ दिन सजा पाना है, उसके बाद से फिर जो है चिल्स करना है। तो ये हाँ जब चीज तो ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि भाई ये तो हम्म गजब का स्थिति है। इसको लग रहा है कि नहीं ठीक तो हम्म होना ही है। अब मैं कभी कभी हम्म बोलता हूँ हार्ड हार्ड वर्ड, तो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप कैसे हम्म फादर हैं। हम्म। वाइफ बोलती है कि आप फिर ये तो, वो बात करना बंद कर देती है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप लोग का क्या कहना है, मैंने कैसे इस चीज मैं से मेरे, निकला जाए। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमारे बीच में जैसे तो हम्म बहुत से जन है। शैलेश सर है, उन्होंने हम्म तो अपनी लाइफ में हम्म बहुत बहुत आगे बढ़े हैं शैलेश सर। लेकिन जो हम्म एक्सेप्टेंस के बारे में अगर बोला बोला जाए, हमको खुद हम्म को एक्सेप्ट करना है कि जैसे आपने जैसे आपने अपने बेटे की बात रखी है, तो जैसे हम्म उनका उनका जो बिहेवियर है, अभी अभी आपने जैसे उनका बिहेव हम्म बताया है, हम्म तो उनको ऐसा हम्म लग रहा है, उनका जो माइंड सेट हो चुका है ऐसे। वैसे तो वो पढ़े लिखे हैं, जैसे वो आप बोल रहे हैं कि हम्म। एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, नहीं तो नहीं, उनको तो एमबीबीएस का तैयार, सॉरी एमबीबीएस का एग्जाम देने वाला था, फर्स्ट एमबीबीएस का, ऑलरेडी एमबीबीएस में सॉरी पढ़ सॉरी। रहा था। अच्छा 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 अच्छा। है ना। मतलब तो अब है क्या, मैं मेडि हम्म। मेरे एमबीबीएस से स्टूडेंट था वो। ओके। अब फिर देखिए, अभी अगर अगर एक डॉक्टर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला पर्सन अगर एक्सेप्टेशन ना हम्म ले सके, तो हम जैसे हम्म एक नॉर्मल पर्सन के, तो मैं तो एक बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। बोलना चाहूंगा। हाँ, पहले तो बोलना चाहूंगा जो जन्म से अपाहिज होते हैं, मैं ऐसा हम्म नहीं बोलूंगा कि उनकी डिफिकल्टी, मतलब उनको डिफिकल्टी नहीं जाती है, डिफिकल्टी हम्म सभी दिव्यांग लोगों को जाती है। लेकिन हम्म अगर हमें जन्म से ही हम एक हमको एक अंग जन्म से ही नहीं है, हम्म तो हम हम्म हमको इस बारे में जानकारी ही नहीं है ना। हमने कभी, हम्म जैसे अगर एक पर्सन है जो ब्लाइंड है, जन्म से ब्लाइंड है, मतलब उसने नेचर हम्म को, या जो हमने विजुअलाइजेशन देखा है हमारे आंखों से, हम्म हमने एक नेचर देखा है, अपने हम्म लोगों को देखा है, वो उसके उतना जानकारी वो नहीं ले पाता है। उसको एक्सेप्ट करने हम्म में, उसको एक्सेप्ट ही करना है, जन्म से ही अपाहिज है। हम्म जैसे हम्म हम थे, हम पहले चलते फिरते इंसान थे, और फिर एकदम हम्म से हम चेयर पे या बेड पे आ गए, हम्म क्योंकि हम्म हमने वो लाइफ जिया है, अच्छी लाइफ, हम्म जो हम एंजॉयबल लाइफ, हमको किसी का हम्म कुछ रोकना नहीं, कुछ टोकना नहीं, हम हम्म खुद की बॉडी को मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते थे। आज हमारी बॉडी हम हम्म कहीं पे नहीं ले जा सक रहे हैं, तो एक बिल्कुल। उससे हम एक डिमोटिवेट होते हैं, सभी होते हैं। हम्म अभी जैसे हम्म एक्सेप्टेंस की बात बोला जाए, तो सभी का टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, सभी का टाइम हम्म पीरियड अलग अलग इसलिए हो सकता है कि कोई कोई इतना मजबूत होता है कि वो झट से मान लेता है कि मैं ऐसा हूँ, और ये नहीं हो पाएगा। अभी मैं, मतलब डॉक्टर ने जो बताया है कि ये रिकवर जितना होगा वो जैसे 1 साल में या 1.5 साल में होगा या हो गया,
उसके आगे नहीं बढ़ेगा। अब उसको ही जितना मेरे में डेवलपमेंट हुआ है उसको उस डेवलपमेंट का नहीं नहीं, ये इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं वो हमेशा एक यस फॉल्स होप सर, देते रहता है कि नहीं, यू विल बी रिकवर, मैंने या यस सर, अभी देखो, अभी अभी करते रहो। इसके चलते एक फॉल्स बिलीफ में मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, यस मैं यस तो उसको डे वन ही मैं समझ गया कि इसका आउटकम क्या होने वाला। यस यस क्योंकि सर। हाँ, मेरे जितने कलीग है वो सब लोग बतला दिए कि क्या इसका एक्चुअली रिजल्ट भी उसी के इर्द गिर्द आ रहा है, थोड़ा सा उससे बेटर आ रहा है। मैं एक लेकिन जो यहाँ पे एक मुझे फिजियोथेरेपी, हाँ, यहाँ पे मुझे एक निराशा दिख रही, एक निराशा लग रही है कि अगर एक डॉक्टर अगर एक नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि तो एक एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उनको कितनी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि अगर बिल्कुल आप उस बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं कि स्पाइन इंजरी क्या है, क्या होगा, क्या हो रहा है ना, उस बारे में हम जानकारी रखते हैं, तभी भी आप एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हो। तो एक नॉर्मल जो पर्सन है उसको इस बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, उसके माता पिता को कुछ भी जानकारी नहीं है, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ या मेरी बेटी के साथ या मेरे पति के साथ या मेरे साथ, ये क्या हुआ, इसके बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, तभी भी तब वो अगर वो कर सकता है तो आप, अगर आपका लड़का अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारे जैसे लोगों के बीच आए और वो हमें रोज देखे, तो वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से कुछ हो सकता है। वो जैसे शैलेश भैया है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो कि अपनी लाइफ अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी एक आप थे प्रोग्राम में, पता नहीं मुझे, लेकिन मोहम्मद सलीम करके एक पर्सन जुड़े थे जो कि उनकी मात्र उम्र उम्र अभी 23 साल है और महज 15 की उम्र में उनका बाय एक्सीडेंट उनको स्पाइनल इंजरी हो गया। उनके पहले ही दिन मतलब 10वीं क्लास में थे और 10वीं क्लास पास करके वो 11वीं में एडमिशन किया था और पहले दिन, कॉलेज के पहले दिन किसी कारणवश उनको ऐसा लगा कि मेरा क्लास मिस ना हो, इसलिए उन्होंने ऑटो से जाने का फैसला लिया और वो ऑटो से जाने का फैसला उन पे भारी पड़ गया और वो ऑटो उन पे ही पलट गया और उससे वो स्पाइनल इंजरी पर्सन हो गए। लेकिन तब भी वो इंजरी पर्सन होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, आर्ट्स में अपनी पढ़ाई की, डीएड भी किया और अभी वो लखनऊ के किसी यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी फिलहाल में उनका सिलेक्शन चयन बिहार टीचिंग फील्ड में हुआ है। उनसे मैं जब भी बात बात करता हूँ उनकी बातों में मुझे बहुत हौसला मतलब मिलता है, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो यही जैसे हम जैसे लोगों से लोग जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे, क्योंकि हमारी जीवन शैली टीम अभी तक के 400 लोगों के लाइफ को टच कर चुकी है, स्पाइनल पर्सन को। ऐसे तो हमारे जीवन शैली में हमारा प्लेटफॉर्म ना कि सिर्फ स्पाइनल पर्सन के लिए काम करता है, हमारा पहले तो स्पाइनल पर्सन ही फोकस था, लेकिन अब हमारे बीच सभी दिव्यांग मतलब सभी दिव्यांग प्रकार जुट जाते हैं। तो अगर हो सके तो आपके लड़के को मतलब आपके बेटे को हो पाए पॉसिबल तो प्लीज हमसे कनेक्ट करवाइए, और हम अगर हो पाए तो हमारे हमसे जितना प्रयास हो हमारी जीवन शैली टीम से हम प्रयास करेंगे कि उनको एक जीने की नई राह, हमारे जीवन शैली का टैगलाइन भी है जीने की नई राह, तो हम अगर दिखा सके तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं कार्यक्रम को अभी बहुत लंबा हो रहा है प्रोग्राम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मात्र 1 घंटे का था, लेकिन अभी 7 से 9 होने के करीब करीब आ चुका है प्रोग्राम। तो मैं सभी को क्योंकि अभी कोई मैं खुला मंच रखा था तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कार्यक्रम को यहाँ से उसकी समाप्ति की ओर लेने जा रहा हूँ। तो मैं आज के प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी डिसेबल पर्सन जो जुड़े हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। मैं दिवाकर सर जी का भी मैं हमारी जीवन शैली टीम आभारी है जो कि वो अपना कीमती समय निकाल कर इस जीवन शैली टीम के इस प्रोग्राम में आए। मैं संजीव सर का भी आभारी हूँ, पूरा जीवन शैली टीम की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर विकास सर का भी जीवन शैली टीम की ओर से
आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रवीण सर का भी जीवन शैली टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी डिसेबल जितने भी डिसेबल पर्सन जुड़े थे आज के प्रोग्राम में, सभी का मैं इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम को अच्छे तौर पे प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे बैक साइड में काम कर रहे हैं राहुल दयाल सर, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राजू मिश्रा जी है जो हम प्रोग्राम का लाइनअप किए, कैसा रहेगा कैसा चलेगा प्रोग्राम, उसका सभी प्रोग्राम की जानकारी रखे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रीतम माडा का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राकेश पंडित जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मुन्ना सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे और जिनका भी मैं नाम भूल चुका हूँ, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे जीवन शैली टीम के जिन्होंने जिनकी सोच थी या उनको जिनसे सोच मिली, मैं शैलेश सर को मैं मंच पर लास्ट में आमंत्रित करूंगा कि वो प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। प्लीज शैलेश सर, आप स्क्रीन पर आइए और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पे आ चुका है हमारा प्रोग्राम। तो प्लीज सर आप कंटिन्यू करेंगे। देखा शैलेश सर, शैलेश सर शायद से मुझे लगता है अभी जुड़े नहीं हैं, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करके प्रोग्राम को यही समाप्त हो रहा है ये घोषित करता